तो कभी सोचा है कि आप अभी हवा में क्यों नहीं तैर रहे? या फिर अर्थ इतनी तेजी से स्पेस में घूम रही है, पर हम सब उसके साथ कैसे टिके हुए हैं? इन सब का जवाब एक ही है, एक ऐसी इनविजिबल पावर जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है। और नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये है फिजिक्स, ये है ग्रेविटेशन। चलिए आज इस फोर्स की गहराइयों में उतरते हैं जो हम सबको जमीन से जोड़कर रखती है। और हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक सवाल जो सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में तब आया जब उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। उन्होंने सोचा, अगर जमीन हर चीज को जैसे इस सेब को अपनी तरफ खींचती है, तो फिर आसमान में वो जो चांद है वो नीचे क्यों नहीं गिरता? उसे ऊपर किसने रोक रखा है? और बस यहीं से कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी की शुरुआत हुई। इस कॉस्मिक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये है हमारा गेम प्लान। हम इस सवाल से शुरू करेंगे, फिर न्यूटन के उस आहा मोमेंट को समझेंगे, उसके बाद ग्रेविटी के यूनिवर्सल फॉर्मूला को डिकोड करेंगे, फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, मास और वेट के बीच का अजीब सा डिफरेंस जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ग्रेविटी दूसरी फोर्सेस के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। रेडी? लेट्स गो। तो सेक्शन 1, एक कॉस्मिक मिस्ट्री। सवाल वही है, लेकिन सोचिए कितना बड़ा है। क्या वही अनजानी सी फोर्स जो एक सेब को जमीन पर गिराती है, वही फोर्स चांद को भी अर्थ के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में बांधे हुए है? उस जमाने में ये सोचना भी एकदम रेवोल्यूशनरी था। और न्यूटन का जीनियस यही था। उनका जवाब था, यस, बिल्कुल, ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं ही नहीं, ये एक ही यूनिवर्सल फोर्स है। एक ही रूल बुक है जो जमीन पर गिरती चीजों और आसमान में घूमते प्लैनेट्स दोनों को कंट्रोल करती है। इस एक आइडिया ने आसमान और जमीन के बीच की दीवार गिरा दी और मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत की। लेकिन अब एक और सवाल है, अगर अर्थ चांद को लगातार अपनी तरफ खींच रही है, तो चांद हमसे आकर टकरा क्यों नहीं जाता? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सेंट्रिपिटल फोर्स को, यानी सेंटर सीकिंग फोर्स। सोचो, आप एक पत्थर को धागे से बांधकर गोल गोल घुमा ले हो। आपका हाथ उस पत्थर को हमेशा सेंटर की तरफ खींच रहा है, राइट? जैसे ही वो धागा टूटेगा, पत्थर सीधा निकल जाएगा। अर्थ की ग्रेविटी बिल्कुल उसी धागे का काम करती है जो चांद को कंटिन्यूअसली अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती रहती है। और यही था न्यूटन का वो ब्रिलियंट आहा मोमेंट। उन्हें रियलाइज हुआ कि चांद असल में उस सेब की तरह ही अर्थ की तरफ कंटिन्यूअसली गिर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। द मून इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, पर उसके पास इतनी ज्यादा साइड की स्पीड है कि वो जैसे ही थोड़ा नीचे गिरता है, अर्थ का सरफेस भी आगे की तरफ कर्व हो जाता है। तो चांद बेसिकली जमीन को हमेशा मिस करता रहता है और इसके चारों तरफ एक परमानेंट फ्री फॉल में रहता है, और इसी परमानेंट फ्री फॉल को हम ऑर्बिट कहते हैं। इसी जबरदस्त इंसाइट से निकला द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसका सबसे मेन प्रिंसिपल जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल। न्यूटन ने कहा, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये सिर्फ प्लैनेट्स या स्टार्स की बात नहीं है। इस वक्त आपके और आपके फोन के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपके और दीवार के बीच भी है। हाँ, हम इसे फील नहीं करते क्योंकि हमारे मास बहुत कम है, पर यह फोर्स 100% रियल है। तो आखिर इस यूनिवर्सल अट्रैक्शन का रूल क्या है? इसका कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। चलिए अब हम ग्रेविटी के इस सीक्रेट कोड को, उसके मैथमेटिक्स को क्रैक करते हैं। फॉर्मूला का पहला हिस्सा कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल भाषा में, जितने भारी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच का ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रांग होगा। सिंपल। अर्थ हमें जोर से खींचती है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, और जुपिटर जो अर्थ से 300 गुना ज्यादा भारी है, उसकी ग्रेविटी तो और भी ज्यादा पावरफुल है। मोर मास मोर पुल। और अब दूसरा हिस्सा, जिसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि फोर्स ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सोच के देखो, आप आग से दूर जाते हो तो गर्मी कम लगती है, अगर आप डिस्टेंस डबल करते हो तो गर्मी 4 गुना कम हो जाती है। ग्रेविटी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। डिस्टेंस डबल, फोर्स 4 टाइम्स वीकर। डिस्टेंस को 3 गुना कर दो तो फोर्स 9 टाइम्स वीकर हो जाएगी। ये दूरी के साथ बहुत तेजी से कमजोर पड़ती है। और जब हम इन दोनों रूल्स को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है ये लेजेंडरी फॉर्मूला। फोर्स बराबर है g, जो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास m और डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस यानी d का स्क्वायर।
यहाँ जी एक स्पेशल नंबर है, एक कॉस्मिक रेफरी जैसा, जो ये श्योर करता है कि ये फॉर्मूला यूनिवर्स में हर जगह हर ऑब्जेक्ट के लिए एक जैसा ही काम करे। तो चलिए इस फॉर्मूला को एक्शन में देखते हैं। हम अर्थ और मून के बीच की फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हम अर्थ का मास, मून का मास, उनके बीच का डिस्टेंस और जी की वैल्यू लेते हैं। इन नंबर्स को देखो, 6 के आगे 24 जीरोज। इतने किलोग्राम्स की है हमारी अर्थ। जब हम इन सभी बड़े बड़े नंबर्स को फॉर्मूला में डालते हैं तो फाइनल आंसर आता है 2.02 × 10² 20 N। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यही बाइंड बॉगलिंग फोर्स है जो चांद को अपने ऑर्बिट में लॉक करके रखती है। ओके, कॉस्मिक स्केल से अब वापस जमीन पर आते हैं। अब हम ग्रेविटी को हमारी रोज की जिंदगी में एक्शन में देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फ्री फॉल। आखिर होता क्या है जब आप पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का जोर चल रहा हो? देखिए, फ्री फॉल वो कंडीशन है जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा हो। और यहाँ सिर्फ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ हवा की रुकावट को इग्नोर कर रहे हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्लोट करते हैं। वो जीरो ग्रेविटी में नहीं है, बल्कि वो और उनका स्पेस स्टेशन दोनों अर्थ की तरफ कांस्टेंट फ्री फॉल में है, बिल्कुल उसी चांद की तरह। यहाँ अर्थ पर जब कोई चीज़ फ्री फॉल में होती है तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 मीटर्स पर सेकंड बढ़ जाती है। इसी को हम जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, जैसा गैलीलियो ने प्रूव किया था, ये जी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है। उनके मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अल्टीमेट प्रूफ तब मिला जब अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर एक हैमर और एक फेदर एक साथ गिराए। बिना हवा के दोनों चीजें एक ही टाइम पर मून के सरफेस पर पहुंची। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक क्विक प्रॉब्लम से समझते हैं। सोच लो, एक कार एक चट्टान से गिरती है और आधे सेकंड में जमीन से टकराती है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए जी को 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? सिंपल फॉर्मूला, v = 80, यानी 10 × 0.5, जो हुआ 5 मीटर्स पर सेकंड। और चट्टान कितनी ऊंची थी? उसके लिए फॉर्मूला है s = ½ 80², जिससे आंसर आता है 1.25 मीटर्स। देखा, फिजिक्स के रूल से हम इन चीजों को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसमें हर कोई कंफ्यूज होता है। ग्रेविटी को अब एकदम पर्सनल लेवल पर लाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट योर मास वर्सेस योर वेट। क्या आपका मास और आपका वेट एक ही चीज है? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। आपका मास, जो किलोग्राम्स में मेजर होता है, वो है अमाउंट ऑफ स्टफ जिससे आप बने हैं। ये कांस्टेंट है। आप अर्थ पर हो, मून पर या मार्स पर, आपका मास कभी नहीं बदलता। लेकिन आपका वेट, जो न्यूटन्स में मेजर होता है, वो असल में एक फोर्स है। ये वो फोर्स है जिससे कोई प्लैनेट आपको खींच रहा है। और क्योंकि हर प्लैनेट का जी अलग होता है, इसलिए आपका वेट हर जगह बदलता रहता है। और ये चार्ट इस पॉइंट को परफेक्टली दिखाता है। अगर आपका वेट अर्थ पर 100% है तो मून पर आप सिर्फ 16.7% फील करेंगे। क्यों? क्योंकि मून का मास कम है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल यानी जी कम है। अर्थ की जी का सिर्फ 1/6। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स मून पर इतनी ऊंची जंप्स ले पाते हैं। उनका मास तो उतना ही है, पर उनका वेट बहुत कम हो जाता है। सोच के देखिए, 6 गुना ज्यादा ऊंचा जंप करना। चलिए इसको एक सुपर सिंपल एग्जाम्पल से फिक्स करते हैं। मान लो एक चीज का वेट अर्थ पर 10 न्यूटन्स है, तो मून पर कितना होगा? सिंपल, हम 1/6 रूल यूज करेंगे। 10 को 6 से डिवाइड करो एंड यू गेट 1.67 न्यूटन्स। अगर आपका वेट अर्थ पर 600 न्यूटन्स है तो मून पर आप सिर्फ 100 न्यूटन्स के होंगे। कितना हल्का फील होगा, राइट? हमारे फाइनल सेक्शन में हम देखेंगे कि ग्रेविटी अकेले काम नहीं करती। ये हमेशा दूसरी फोर्सेस के साथ मिलकर काम करती है और इनकी इंटरैक्शन से ही हमारी दुनिया जैसी है वैसी चलती है। लेट्स सी हाउ ग्रेविटी वर्क्स विद इट्स पार्टनर्स। पहले बात करते हैं थ्रस्ट और प्रेशर की। जब आप खड़े होते हैं तो आपका वेट जमीन पर एक डाउनवर्ड फोर्स डालता है। इस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। लेकिन प्रेशर अलग चीज है। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसीलिए एक तेज चाकू आसानी से काट पाता है, क्योंकि सारा फोर्स एक बहुत छोटे से एरिया पर लगता है, जिससे हाई प्रेशर बनता है। और इसीलिए ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, ताकि उनका वेट एक बड़े एरिया में फैल जाए, रेत पर प्रेशर कम हो और वो धंसे नहीं। और अब आते हैं बॉयंसी पर। जब आप पानी में कोई चीज डालते हैं तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, लेकिन पानी भी उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है।
जिसे बोयंट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ एक बैटल चलती है, वेट नीचे, बोयंसी ऊपर। एक छोटी सी लोहे की कील इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका वेट बोयंट फोर्स से ज्यादा होता है। लेकिन एक इतना बड़ा जहाज जो हजारों टन लोहे से बना है इसलिए तैरता है क्योंकि उसकी शेप ऐसी होती है कि वो बहुत सारा पानी अपनी जगह से हटाता है, और उतना ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड बोयंट फोर्स उससे मिलता है जो जहाज के वेट को बैलेंस कर लेता है। इट्स जीनियस। तो आखिर में ग्रेविटेशन वो फोर्स है जो स्टार्स बनाती है, प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट में रखती है और गैलेक्सीज को आपस में बांध कर रखती है। पर यहाँ एक आखिरी माइंड बेंडिंग थॉट है। वो फोर्स जो पूरे कॉस्मोस को कंट्रोल करती है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि आप हर पल उसे हराते हैं। जब आप एक कप चाय उठाते हैं तो आपके हाथ की फोर्स पूरी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर लेती है। तो एक फोर्स एक ही टाइम पर इतनी डोमिनेंट और इतनी वीक कैसे हो सकती है? ये फिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।